वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस में से एक है गोरखनाथ केस, जिसमें हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उन पे नजर डालेंगे, फैक्ट जजमेंट और 17th अमेंडमेंट पर भी थोड़ी सी नजर डालने वाले हैं। इस केस में कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऑर्डिनरी लॉ डिक्लेयर करा था और ये कहा था कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी उसको आर्टिकल 13 का टेस्ट पास करना होगा। अगर कोई भी अमेंडमेंट हो और वो अमेंडमेंट सिटीजंस के फंडामेंटल राइट को कर्टेल करे तो वो ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगी। इस केस में कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का भी यूज किया था। इन सभी चीजों को इजी वे में समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ ओवर रूलिंग क्या कहता है? कोर्ट के पास पावर है एग्जिस्टिंग लॉ को मॉडिफाई करने की, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको बेटर बनाने के लिए कोर्ट के पास पावर है कि उनको मॉडिफाई करे और बेटर बनाए। हालांकि ये लॉ सिर्फ नए के ये जो लॉ बनेंगे इस डॉक्ट्राइन के अंदर वो सिर्फ फ्यूचर केसेस पर ही अप्लाई होगा, यानी कि जो केसेस ऑलरेडी डिसाइड हो गए होंगे उन पर ये अप्लाई नहीं होगा, जो केसेस फ्यूचर में अब आने वाले हैं उन पर ये लॉ अप्लाई होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसमें 11 जजेस थे जिन्होंने गोरखनाथ केस में जजमेंट दी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऐसे बेंच होते हैं जहां पर 5 या 5 से ज्यादा जजेस होती हैं, जिनका पर्पस ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करके लीगल इश्यूज को डिसाइड करना। इस केस के फैक्ट्स पर आते हैं। पंजाब में एक फैमिली थी, हेनरी एंड विलियम गोरखनाथ, जिसके पास 500 एकड़ की जमीन थी। पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया 1953 में, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनर एक्ट, जिसके अंदर एक व्यक्ति के पास सिर्फ 30 एकड़ जमीन रह सकती थी। ये एक्ट आने के बाद गोरखनाथ फैमिली कोर्ट पहुंची और उन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। पहली बात उन्होंने मेंशन की कि आर्टिकल 19(1)(f जो बात करता है राइट टू ओन प्रॉपर्टी की, इसकी वायलेशन है। हालांकि ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है। 44th अमेंडमेंट 1978 में 19(1)(f को डिलीट कर दिया गया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे फंडामेंटल राइट जो बात करता है प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस की, उसकी वायलेशन है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी, उसकी वायलेशन है। और ऑन द टॉप उन्होंने कहा कि 17th अमेंडमेंट जो हुई है जिसकी थ्रू ये 1953 का एक्ट आया है, उसी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए, ये अर्ज किया गोरखनाथ फैमिली ने इस केस में। यहाँ पे 17th अमेंडमेंट का जिक्र आया है, इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। 17th अमेंडमेंट जो हुई थी एक्चुअली में वो फर्स्ट अमेंडमेंट को ही फर्दर रिफाइन किया गया था। इस अमेंडमेंट में इसमें चेंजेस कुछ लाई थी आर्टिकल 31A, 31B, 31C में। 44 न्यू लॉज ऐड करे थे 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल अगर आप जानते हैं तो ये वो शेड्यूल है जहां पर अगर पार्लियामेंट कुछ लॉ डालेंगी तो वो लॉ जो है जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाते हैं, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चनेबल नहीं है। हालांकि 9th शेड्यूल के बाद इसमें एक जजमेंट आई थी वामन राव के 1981 में, जहां पर कोर्ट ने यह कहा था कि जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल में भी हो सकता है। ये 17th अमेंडमेंट की थोड़ी सी डिटेल यहां पर जरूरी थी। इस केस के जजमेंट पे आते हैं, जहां जस्टिस सुब्बा राव इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 17th अमेंडमेंट वायलेट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ एक्वायरिंग एनी लैंड एंड एनी लॉफुल प्रोफेशन जो गारंटी दी गई है सिटीजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का यूज किया गया था, इसीलिए ये 17th अमेंडमेंट पर अफेक्ट नहीं कर पाया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये डॉक्ट्राइन सिर्फ फ्यूचर के आने वाले जो लॉज हैं उन पर अफेक्ट करेगा, जो एग्जिस्टिंग पहले से हो चुका है उस पर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए 17th अमेंडमेंट पर ये अफेक्ट नहीं कर पाया। हालांकि इस केस में जस्टिस सुब्बा राव ने यह भी ऐड किया कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। जो पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसको अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। गोलकनाथ के केस के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट चुप बैठने वाली नहीं थी। गोलकनाथ के केस को नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th और 25th अमेंडमेंट लाई। इन दोनों अमेंडमेंट को मैं केशवानंदा भारती के केस में डिस्कस कर चुका हूं।
वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस केस में इस केस में तो अगर हमने गोलकनाथ के केस में बात करी जहां पर पार्लियामेंट को ये पावर नहीं थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके, वहीं दूसरी तरफ इस केस को केशवानंदा भारती में ओवररूल कर दिया गया था और केशवानंदा भारती के केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। प्रोवाइजो इसमें ये लगाया गया था कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खत्म नहीं होना चाहिए, उसको अमेंड नहीं कर सकते। वो भी आप इस वीडियो के बाद वो देख लें।